दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नागरिकता। तो देखेंगे आज हम नागरिकता के जितने भी पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, और यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से और देखेंगे नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जा सकता है। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहां पर इस प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7 और अगला दिया है भाग 9। तो इन चारों ऑप्शनों में से अगर नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को जिसमें पाते हैं तो वह हो जाएगा हमारा बी भाग 2 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे इसका राइट आंसर सी भाग 2 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 5 से 11। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो हमें प्रदान करता है वह हो जाएगी एकल नागरिकता, और दोहरी नागरिकता जो प्रदान करता है वह है यूएसए यानी कि अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। देखेंगे इसकी व्याख्या पर थोड़ा सा। भारतीय नागरिकता अवधि अधिकार 1955 बाद में यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 जन्म द्वारा, नंबर 2 रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, नंबर 3 रजिस्ट्री करण द्वारा, नंबर 4 देशीकरण द्वारा, नंबर 5 किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करना या एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, यानी कि बैंक में आप धन जमा करने से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 मूल तत्वों को बताया जिससे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत
का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, 4 पॉइंट दिए गए हैं और चारों पॉइंटों में से हमको कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो क्या क्या उसे नहीं करना चाहिए जिससे उसकी नागरिकता जा सकती है, तो देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम। नंबर 1 दिया गया है, नागरिकता, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। यदि कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। नंबर 2, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, तो यहाँ पर भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, यानी कि खो देगा। अगला, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो इससे उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। और नंबर 4 दिया गया है, सरकार की आलोचना करता है, इससे भी उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो जिससे नागरिकता जाएगी वह कौन कौन से हैं, यानी कि 1 और 2, और 1 और 2 कहाँ पर है, हमारे सी वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है कोई भारत का नागरिक, तब भी इसकी नागरिकता नहीं जाएगी। नंबर 4, सरकार की आलोचना करता है, तब भी इसकी नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि यह लोकतंत्र सरकार है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण, भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में हो सकता है। नंबर 1, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में। नंबर 2, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश की नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए गए हैं, उसके बाद में हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। देखते हैं। नंबर 1 दिया है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो ए वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 देखते हैं, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो यह तो हमारा गलत है। जो केवल जन्म से नागरिक हो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। नंबर 3 है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। एक बार जिसको नागरिकता दे दी गई है, अगर वह भारत में संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो उसकी नागरिकता फिर से चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारा सिर्फ बचा 1 और ए वाला ऑप्शन हमारा ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। देखते हैं। एक आवश्यक बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। अगला, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। नंबर सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, यानी कि पाकिस्तान में रहने के लिए गए थे, तो अब वह नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो इन ऑप्शन के अनुसार हम देखें, ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, सी डी संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो इसका राइट आंसर होगा, अभी हमने जैसा कि बताया था, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्रदान या प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए. चुनाव आयोग, बी. राष्ट्रपति, सी. संसद एवं राज्यों की विधान सभाएं सम्मिलित रूप से, डी. संसद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी. संसद। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए. 5 वर्ष, बी. 3 वर्ष, सी. 7 वर्ष, डी. 9 वर्ष, ई. 10 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शनों में से, पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी. 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ए. न्यायालय, बी. राष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. केंद्रीय सरकार, ई. राज्य सरकार। तो यहाँ पर अगर देखें हम, क्वेश्चन कह रहा है भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, तो यहाँ पर इन पांचों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि और एक इसका ऑप्शन दिया गया होता, नंबर हम F रख लेते हैं, मान के चलिए, उसमें लिखते हैं संसद, तो हम संसद हमारा राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पांचों ऑप्शन गलत हैं, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हमारा संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन यानी कि विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ए. 10 दिसंबर 2019, बी. 11 दिसंबर 2019, सी. 12 दिसंबर 2019, डी. 13 दिसंबर 2019। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. 11 दिसंबर 2019। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। नागरिकता संशोधन यानी कि विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी दिन को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। अगला है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए. 11 दिसंबर 2018, बी. 11 दिसंबर 2019, सी. 11 अक्टूबर 2019, डी. 11 अक्टूबर 2020। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. 11 दिसंबर 2019। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे मूल अधिकार के, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित अब हम प्रश्नों को करेंगे और नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी पर हमने चर्चा की। और अगला चैप्टर शुरुआत करते हैं, मूल अधिकार। इसका पहला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ए. एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी.
शक्तियों का केंद्रीकरण, बी। सी। निर्वाचित सरकार, डी। शक्तियों का पृथक्करण। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी। शक्तियों का पृथक्करण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से हमको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो पहला ही हमारा एक तो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, तो बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं अगले ऑप्शन भी। बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, तो यह गलत है। अगला, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रथम श्रेय दिया, ये भी गलत है। तो यहाँ पर मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? ए। वाद योग्य, बी। अवाद योग्य, सी। लचीले, डी। कठोर। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। वाद योग्य। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य, अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों कहा जाता है, कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है हमको। तो देखते हैं, यह संविधान में उल्लिखित होता है, तो बिल्कुल यह संविधान में उल्लिखित होते हैं। नंबर 2, यह प्रजातांत्रिक होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि एक सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा। 2 जहाँ पर ऑप्शन हो उस ऑप्शन को तो हम पहले से काट देंगे। यहाँ पर भी हमारा 2 है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी, सी और ई। देखते हैं अगला पढ़कर, यह लोक कल्याणकारी होता है, तो बिल्कुल लेकिन यह लोक कल्याणकारी नहीं होता है, तो यह तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर है तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला चेक करते हैं, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं, तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 या 359 में आपात की
उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं मौलिक अधिकार 1, 2, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नंबर 3 देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। और 3 ही केवल सही हो सकते हैं, यह ऑप्शन के अनुसार हम देखें यहाँ केवल 2 हैं, यहाँ भी सिर्फ 2 हैं, और जब हमारे ऊपर के तीनों सही हैं तो हमें चौथा बिल्कुल गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, तो यह गलत है। तो सीधे सीधे हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा सी। 1, 2, 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसकी व्याख्या देखते हैं सबसे पहले हम। भारत में मौलिक अधिकार राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति हैं। जहां तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं। और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य की नीति के निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ए, अनुच्छेद 112 से 115, बी, अनुच्छेद 12 से 35, सी, अनुच्छेद 222 से 235, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं। और यदि मूल अधिकारों पर हम कुछ जानकारी और लेते हैं, जैसे कि 14 से 18 तक दिया होगा हमारा समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से 22 तक होंगे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, और 23-24 के अंतर्गत होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 29-30 के अंतर्गत आएगा हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 31 में निश्चित होगा, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो B.R. अम्बेडकर से संबंधित है, क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, अनुच्छेद 13, बी, अनुच्छेद 32, सी, अनुच्छेद 245, डी, अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं: ए,
अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 बी, अनुच्छेद 15 से 19 सी, 14 से 18 नंबर डी, अनुच्छेद 13 से 17। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18। तो यह हमारे 5 अनुच्छेद हो गए जो भारतीय संविधान में समता का अधिकार प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला या यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या और डिटेल में देखेंगे। भारतीय संविधान में संविधान का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। नंबर 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो इस प्रकार यह 5 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता समानता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 13। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान का भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 44। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो देखते हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचों ऑप्शनों के अनुसार ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब यही हो जाएगा हमारा ए वाला ही राइट आंसर होगा। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला चेक कर लेते हैं हम। अगला दिया है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। तो गलत है, सभी के लिए एक राज्य नहीं, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक राज्य सभी के लिए हो ही नहीं सकता। सभी के लिए एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा आंसर पहले ही मिल गया है, तो यहाँ पर कोई नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत विवरण किया जाएगा। ए धर्म की स्वतंत्रता,
का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी समता का अधिकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर इन दो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से ही हमको इसका राइट आंसर निकालना है, तो हो जाएगा हमारा बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 15 का 4, बी अनुच्छेद 15 का 5, सी अनुच्छेद 16 का 4, डी अनुच्छेद 16 का 5। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 15 का 5। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 13 का 2 तथा 14, बी अनुच्छेद 14 एवं 15, सी अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4, डी अनुच्छेद 17 एवं 18। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अनुच्छेद 15 का 4 तथा 16 का 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन सिर्फ दिए गए हैं, ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2). तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16 का 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता, डी आर्थिक समानता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी आर्थिक समानता। यह मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है और यह तीनों कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता यह तीनों सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो पूछ रहा है तो वह हो जाएगा सम्मिलित नहीं है आर्थिक समानता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण के रूप में, तो देखते हैं इसके हम पढ़ते हैं। पहले कथन और कारण को देखते हैं। ए वाला कथन है हमारा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो यह तो हमारा बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो कारण भी हमारा सही है और यह इसकी व्याख्या भी करता है। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा भी गलत हो क्योंकि हमारे दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं, तो यह गलत होगा। हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो बिल्कुल डी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। डी, ए, बी, सी को मिलाकर पढ़ना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ए, बी, सी को साथ मिलाकर पढ़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 14-15, सी, अनुच्छेद 14-15-16, डी, अनुच्छेद 14 से 16। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 14 से 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 21, सी, अनुच्छेद 17, डी, अनुच्छेद 19। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ए, अनुच्छेद 16, बी, अनुच्छेद 17, सी, अनुच्छेद 18, डी, अनुच्छेद 15। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। जिसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाएगा हमारा सी वाला राइट आंसर। तो यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर हमने उसकी व्याख्या भी देखी। और आप सभी लोगों ने अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप सभी लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।